students, welcome to my YouTube channel Study with Physica Academy। तो जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज हम फिर दोबारा वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कुछ 2-3 दिन पहले पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प से हमने कंडक्टिंग स्लैब को भी कैलकुलेट कर लिया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला रह गया था। लेकिन जब तक हम लोग डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले डाइलेक्ट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्या है डाइलेक्ट्रिक, कहां से आया, इसकी क्या क्या रिलेशन है, सब आज मैं आपको सब बताऊंगा, एक एक चीजें। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है डाइलेक्ट्रिक। इसी को पढ़ते हैं, क्या है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं पहले मैं चेक कर लूं कि साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ ठीक है, साफ आ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक सब्सटेंस होते हैं दैट do not allow the flow of charges, but they allow the electrostatic forces between them। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि को डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे सब्सटेंस पाया जाता है जिसके अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं करते। मतलब चार्जेस जो है, जो भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो अपनी जगह पे स्टिल रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि वो डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर चार्जेस का फ्लो तो होता नहीं है, लेकिन वो फिर क्या कराते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं आपस में एक दूसरे के बीच में। ठीक है, देखा है ना, बिटवीन देम। आगे फिर और क्या कह सकते हैं, पर एक तरीका है। तो डाइलेक्ट्रिक एक और इसके साथ में एडिट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर दैट कैन बी polarized by small displacement of charges। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर हम चार्जेस का पोलराइजेशन करा देंगे, या हम कहें कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम चार्जेस का करा दें, थोड़ा सा भी, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो अपने आप को इंसुलेटर से कंडक्टिंग की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। होते वो इंसुलेटर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब क्या कह सकते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसके एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है इसका एयर, वाटर, वैक्स। ठीक है, एयर है, वाटर है, वैक्स है, ये बहुत है। इसके नए कितने सारे एग्जांपल्स हैं, एयर, वाटर, ठीक है ना, वैक्स, और एक और लिख देना, ग्लास और एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमने कुछ इसके एग्जांपल लिख लिए। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक जो है फिर वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना? तो डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड हुआ। किस किस में डिवाइड हुआ? पहला पोलर मॉलिक्यूल में हुआ, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हुआ।
अब ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं देखते हैं अभी, ठीक है ना, पोलर और नॉन पोलर। तो सबसे पहले मैं नॉन पोलर वाला बताता हूं, तो पोलर वाला अपने आप को समझ में आ जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दीज आर दोज molecules where the center of mass of positive charge particle coincides with the center of mass of negatively charged particle। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इसका H2, N2, O2, CO2 और भी बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? इसका अपोजिट कर दो। देखो यहां लिखा है कोइंसाइड करा रहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो लिख देते हैं दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, है ना, दैट दे डू नॉट coincide inside the positively charged molecule with the negatively charged molecules। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। अब वो पार्टिकल मतलब यहां पे आप कह सकते हो मॉलिक्यूल ही है वो, है ना, तो मैं काम करता हूं मॉलिक्यूल ही कर देता हूं, मॉलिक्यूल, ऐसे यहां पे भी इसे भी हटा के मॉलिक्यूल कर देता हूं, ठीक है। आगे, अच्छा इसके भी कोई ना कोई एग्जांपल होंगे, एग्जांपल इसके भी है बिल्कुल। इसके एग्जांपल जो है वो NH3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया जिसका हम लोग कहते हैं, है ना, ये एक बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है अमोनिया, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, HCl है इसका एग्जांपल, और भी है, दो तीन बहुत है समझ लेंगे, ठीक है। अब इनका बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसको देखते हैं कि क्या बिहेवियर इनका चेंज होता है, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं हम एक मिनट। चलिए आगे देखें, ठीक है। अब क्या देखते हैं? बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर मैं दो चीज अलग अलग करूंगा, बहुत अच्छी तरह समझेंगे इस चीज को। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड अ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, इन द प्रेजेंस of external electric field। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक का बिहेवियर चेक करेंगे, किसकी प्रेजेंस में चेक करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो लेट सपोज करो हमने कोई एक ग्लास रॉड ले ली और उस ग्लास रॉड के अंदर हमने क्या कहा, अगर हम पहले कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर के केस में बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर के केस में क्या होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज देखा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे इनकी, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे मैंने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, ऐसी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाली प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, ये ध्यान रख लेना। एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। मतलब कि जैसे ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कंडक्टर के केस में हम लोग क्योंकि पहला वाला कंडक्टर का केस पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाली होती है उतनी ही हमारी एक्सटर्नल वाली होती है, और दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी कि ई नॉट माइनस या ई इंड्यूस्ड वो टोटल वैल्यू 0 आ जाती है। ध्यान रखना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं पहले बता चुका हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं किसकी प्रेजेंस में हो जाते हैं, चार्जेस पोलराइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने की वजह से सारे चार्जेस पोलराइज हो गए। पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड पैदा हुई वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर हो गई। तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करी तो उसका आंसर कितना आया, 0 आया। लेकिन ये सब कुछ कब आया, जब हमने केस पढ़ा कंडक्टर का। अच्छा, यही केस अगर जब हम लोग चेंज कर दें, चेंज किसमें करते हैं हम लोग, अब डाइलेक्ट्रिक में पढ़ने लग जाए। देखो डाइलेक्ट्रिक हमने बनाया, अब डाइलेक्ट्रिक का हमने बनाया तो इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी, कुछ ना कुछ होगी, और यहाँ पे चार्जेस जो थे थोड़े कम दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा पोलराइजेशन माइनस प्लस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वो पहले के मुकाबले थोड़ी कम होगी। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे बराबर थी, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेसन होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हमने पढ़ लिया जो हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को लिया और कंडक्टर को लिया। अब हमें ये भी पता है कि डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हमने डिस्कस किए थे, तो अब जब हमने दो टाइप के डिस्कस किए हैं तो जिसमें सबसे पहला हम लोग लेके चलते हैं बिहेवियर, ठीक है, ऑफ अ नॉन पोलर बिहेवियर ऑफ, एक मिनट से थोड़ा नीचे देखता हूं, शायद हो सकता है देखना रहो। बिहेवियर, हेडिंग हमारी बिहेवियर ऑफ non-polar dielectric molecule, non-polar dielectric molecule, कर ले, साफ दिख रहा है, एक मिनट, हाँ साफ दिख रहा है, dielectric molecule, ठीक है ना। Behavior of a non-polar dielectric molecule in the presence of external electric field, है ना, ये हमारी हेडिंग है। देखना बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। अब क्या होगा, हमने क्या करा, ये तो हमने नॉन पोलर का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो नॉन पोलर में हमें क्या पता है, हमने ग्लास ट्यूब ली। अब जो हमने वो ग्लास ट्यूब ली है, उस ग्लास ट्यूब में इनिशियली तो वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे होंगे, इस तरीके से ऐसे कोइंसाइड कर रहे होंगे, ये भी कोइंसाइड कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 ही होगी। यही चीज अब मैंने चेंज कर दी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड कर दी, जो कि 0 नहीं थी, लेकिन फिर इसकी डायरेक्शन क्या थी, वो ये थी, ठीक है। तो क्या देखते हैं, अब जो भी हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, अब उनका जो मूवमेंट है ना इस तरीके से, लाइक दिस, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही
सारे चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अप्लाइड होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूवमेंट अपना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, जितने भी पोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे वो एक साथ कोइंसाइड कर रहे थे एक ही के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अब क्या होगा, इनके बीच में अब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझना, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, अब पॉजिटिव तो इधर की तरफ जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों का जो फोर्सेस है वो बराबर हो जाएगा, और फोर्सेस बराबर होने की वजह से इनमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें क्या क्रिएट होगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा जब भी चार्ज पोलराइज होंगे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो जब डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा ना, इसकी वजह से ये जो चार्जेस है वहीं के वहीं रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे वहीं, जैसे डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। अच्छा, अब क्या होगा, जब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, अभी तो हमने नॉन पोलर के बारे में डिस्कस किया, नॉन पोलर के बाद हम लोग पोलर मॉलिक्यूल को देखते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, चलो पोलर में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये देखो जरा, पोलर में भी डिस्कस करते हैं। पोलर में हमने लिया, जैसे अब जब हम पोलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, पोलर के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें भी यही लेना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। तो देखो लाइक दिस, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से है। ठीक है, जिसमें हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो, वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय में जीरो है इनके आसपास। लेकिन फिर क्या करा हमने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो नहीं करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो नहीं करी, तो तुरंत हम क्या देखेंगे, जो भी चार्जेस थे फिर उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है ना, और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज ही जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, थोड़ी गर्मी लग रही है, इस वजह से थोड़ा बार बार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और पहुंच के आ रहा हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना। अब नेक्स्ट देखो, पोलराइजेशन ऑफ अ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको हेडिंग को देखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक। बहुत इजी डेफिनेशन है पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक की। इट, या इसको समझते हैं, इसको समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो भी मॉलिक्यूल हमने लिए हैं उसमें हमारा जो चार्जेस का पोलराइजेशन है, ठीक है ना, तो वो कैसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था कि जो दोनों हमारे पास पोलर, ऐसे लिखता हूं मैं, डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक molecules, polar and electric molecules produces an dipole moment। ये dipole moment कब क्रिएट हो रहा था, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल के बीच में, कब, when an external electric field is applied। जब external electric field applied होती तभी वो हो रहा था, this is known as, या this is called as polarization of a dielectric। ठीक है, अच्छा, इसको एक और डेफिनेशन से जाना जाता है, वो क्या है, polarization of a dielectric, polarization of a dielectric is also defined as, अब ये लो, it is also defined as the
डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पोलराइजेशन को डिनोट किससे करते हैं? P से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P, P से डिनोट करा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है हम लोगों को। तो P इज इक्वल्स टू क्या बोला है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लिख दो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? चार्ज इनटू स्मॉल डिस्टेंस, यही तो होता है डायपोल मोमेंट। और वो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी से डी गया तो क्यूबी अपॉन ए। शायद ये हमें ध्यान आ रहा है कुछ। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑल्सो नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। पोलराइज्ड, मैं लिख देता हूं, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमें ध्यान रखना है ये चीज। अच्छा, अब क्या होगा? इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, यही देख लेते हैं, नहीं आ जाएगा छोटा सा। इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग तो नहीं है, लेकिन इसका कुछ यूज है। ठीक है, किसी एक डेरिवेशन में, छोटा सा डेरिवेशन है, उसमें इसकी जरूरत पड़ जाती है बहुत ज्यादा। इस इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी को हम लोग काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां लगा देते हैं सफिक्स में ई, ये CHI काई, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं, इसमें क्या है, इसकी क्या खासियत है इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी की। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखो, इफ द इलेक्ट्रिक field is not, if the electric field is not large, if the electric field is not large, एक मिनट में चेक करो, साफ दिख रहा है नहीं आप लोगों को? बढ़िया, ठीक है। If the electric field is not large, then the polarization, ध्यान से देखना, polarization of a dielectric, polarization of a dielectric is, जो कि P है, is directly proportional, is directly proportional to the reduced electric field, या को इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा, है ना। तो पोलराइजेशन जो है डाइलेक्ट्रिक का, वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड ई के, यही तो कह रहा है वो। ठीक है, लिखो। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये मैंने कोई कांस्टेंट लगाया, क्या नाम दिया है इसका? काई इनटू एप्सिलॉन नॉट और ई, मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या मैं लिखने जा रहा हूं। जो ये एप्सिलॉन नॉट है यहां पर, दिस एप्सिलॉन नॉट कीप द काई ई डायमेंशनलेस। वो क्या कर रहा है, जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको, इस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से काई की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? काई की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? देखना जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काई इक्वल्स टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा। इसकी बहुत जरूरत है ना, एक इसकी और एक इसकी, इन दो की बहुत अभी जरूरत पड़ने
वाली है। तो मैं यहां लिख ले रहा हूं ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं, देखो मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है, हटा रहा हूं मैं। ये दो फॉर्मूले मैं नोट डाउन कर ले रहा हूं। क्या क्या है, एक तो मेरे पास आया है पोलराइजेशन का आ गया, जो कि है QP अपॉन A विच इज इक्वल टू सिग्मा P। एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा मेरे पास फॉर्मूला आया है काई E का आया है, जो कि किस बराबर है, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E के बराबर आया है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, इनके भी देखते हैं, जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है अभी नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ने वाले थे, हाँ क्या लगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको एक और नाम से कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है तो K, रिलेटिव परमिएबिलिटी लिखा है तो एप्सिलॉन R, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E नॉट टू द, इसे ऐसे लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में भी, टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली क्या करेंगे, ये तो हमारा E नॉट हो गया, ये E नॉट माइनस EP हो गया, ठीक है ना, दिस इज E नॉट माइनस EP। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E नॉट माइनस EP से डिनोट करेंगे, ठीक है। इन दोनों का रेशियो E नॉट अपॉन E इज आल्सो नोन एज K, तो वहां पर एक फॉर्मूला है K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो साफ दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया। अब देखो आगे, इसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन काय एंड के, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखते हैं कैसे निकलती है रिलेशन। अभी हमने पता किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, E नॉट माइनस EP के बराबर, अभी पढ़ा दिया ना, ठीक है ना। ये E नॉट क्या है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं लिख दूं, तो लिख देते हैं E इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, EP is the polarized electric field। क्योंकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक में हमें पता है कि पोलराइजेशन में कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या है, E इज इक्वल्स टू, अब देखो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द प्लेट, EP, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ये पोलराइज वाली है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दिखाई है, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है। अच्छा, सिग्मा अभी देखो किसके बराबर है, देखो सिग्मा किसके बराबर है, P के बराबर, फटाफट लिखो, P के बराबर, ठीक है कि नहीं, P के बराबर है, तो है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाए, क्योंकि सिग्मा P की वैल्यू क्या है, P है केवल, और एप्सिलॉन नॉट है ही, तो फाइनल ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पे,
क्या क्या जाएगी, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, है ना। आगे देखो, यहां से अगर हम P की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी, P की वैल्यू क्या आ जाएगा बताना, P इज इक्वल्स टू काई E एप्सिलॉन नॉट E, ये आ रही है ना, देखो ये रही वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है P की, ये वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस P की वैल्यू पुट करो, काय एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय E, E को बोथ साइड डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, तो E अपॉन E, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड इसमें, ठीक है, E बाई E, देखो ये इस E का डिवाइड दिया हमने, कहां का दिया है, पहले इस E के साथ में E का डिवाइड दिया, तो ये लिख दिया, फिर E नॉट अपॉन E किया माइनस काय E अपॉन E, देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो गया, ठीक है, E बचा और E का इधर भी डिवाइड किया, E का इधर भी डिवाइड किया, देखो तो E से E फिर गया, E से E इधर भी गया, तो इधर क्या बच गया, यहाँ पे ये बचा 1 माइनस इसकी वैल्यू जरा देखो, ये वैल्यू K है, 1 बराबर K माइनस काय, तो काय की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस K की वैल्यू K भी 1 प्लस काय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द कंप्यूटर पर्पस, ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए आगे देखते हैं, अब है हमारी हेडिंग, स्टूडेंट्स ये हमारे इसकी लास्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, ये हमारी हेडिंग है लास्ट। तो इसको कैसे करा हमने क्या करा है कि जो भी हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने किसी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंट्रोड्यूस कराया है ना। तो उसके बाद जाके क्या हुआ है, जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी थिकनेस है T और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी थिकनेस है D, ठीक है। फिर क्या करा, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ इसके पॉजिटिव चार्ज थे तो जिसके लिए नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गए स्लैब के अंदर, और उतने ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गए तो जिसके लिए पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, पोलराइज और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम निकालना चाह रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करेगी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये कहां से आया, ये तो हमको फॉर्मूला पता है, V बाय R से या V बाय D से कर लो, इस फॉर्मूले से याद होगा आप लोगों को, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो V की वैल्यू क्या आ जाती है, E इंटू D आ जाती है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हमें बाहर के लिए निकालनी पड़ेगी, इसके लिए और इसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई। और अंदर जब हम इसकी बात करेंगे, यानी हमने जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इंटू उसकी थिकनेस यानी T। पैरेलल प्लेट के लिए D है और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए T है। फिर क्या होगा, अब इसके बाद जाके अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है, K की वैल्यू होती है E नॉट बाय E, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, E को इधर K नीचे आ जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी E नॉट बाय K। अच्छा अब क्या होगा, फिर इसके बाद जाके ये जो वैल्यू E की आई है, इस E की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो E नॉट बाय K आ जाएगा। अब हमने E नॉट बाय K पुट कर दिया, E नॉट इन दोनों में से कॉमन आ गया, E नॉट कॉमन आने का क्या बचा, D माइनस T प्लस T बाय K बच गया। फिर क्या होगा, अब E नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी में पता है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E नॉट की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी जगह लगा दो चार्ज पर यूनिट एरिया लगा दिया। फिर क्या होगा, Q बराबर CV भी हमें पता है, Q की वैल्यू लगा दो CV,
तो V से V कट गया तो C की फाइनली वैल्यू आ गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और यहाँ पे बच्चों आपकी पहली यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाती है विद द कंप्लीट नोट्स। आप लोग नोट डाउन करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके प्रॉब्लम अपनी लिखें और मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद फिजिका अकेडमी।